ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच टेलीफोन पर हुई वार्ता। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, न करता है और न ही करेगा। 15 अगस्त 2025 से शुरू होगी 3000 रुपए में वार्षिक फास्ट टैग पास की सुविधा। निजी वाहन चालकों को मिलेगा बड़ा लाभ। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया ऐलान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 21 जून को योगाभ्यास करने के लिए प्रदेश भर में 11 लाख से अधिक लोगों ने कराया पंजीकरण। प्रदेश भर में आयोजित होंगे कार्यक्रम। और केंद्र सरकार के ऐतिहासिक जातिगत जनगणना के फैसले को हरियाणा के नेताओं ने सराहा। सीएम नायब सैनी सहित अन्य नेताओं ने कहा, पीड़ित, वंचित और दलित लोगों को अधिकार देने का कार्य कर रही है सरकार। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जोर देकर कहा है कि पाकिस्तान के साथ मामले सुलझाने में भारत ने कभी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया और न ही आगे करेगा। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत की और हाल के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते और भारत पाकिस्तान के बीच हाल की सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर कभी किसी स्तर पर बातचीत नहीं हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संघर्ष विराम रोकने को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे तौर पर बातचीत हुई है। ये बातचीत पाकिस्तान के अनुरोध पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच स्थापित माध्यमों के जरिए हुई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात होनी थी, लेकिन ट्रंप को जल्दी अमेरिका लौटना पड़ा, इसलिए यह संभव नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया है कि 35 मिनट की बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि भारत अब आतंकवादियों को छद्म कार्रवाई नहीं बल्कि युद्ध की कार्रवाई मानेगा। प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की यह पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइस और नॉन एस्केलेटरी थे। वहीं विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत और कनाडा संबंधों में स्थिरता लाने के लिए उच्चायुक्तों की शीघ्र बहाली से शुरू करते हुए कुछ कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने व्यापार, आपसी संपर्क और आम लोगों के बीच संबंधों के विषय में वरिष्ठ स्तर की चर्चा फिर से शुरू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। The Prime Ministers agreed to take calibrated steps to restore stability to this very important relationship, and the first of these steps that was agreed on was to restore High Commissioners to each other's capitals at an early date. Other diplomatic steps will follow in due course. The two Prime Ministers also agreed to resume senior and working level mechanisms and discussions in a host of areas related to trade, to people contact and connectivity, all of them intended to bring greater momentum to the relationship. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा की सफल यात्रा के बाद आज क्रोएशिया के लिए रवाना हो गए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कनाडा में 51वें G7 समिट में ऊर्जा सुरक्षा संबंधी आउटरीच सेशन में हिस्सा लिया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्थायी और ग्रीन ऊर्जा के माध्यम से सभी के लिए ऊर्जा को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने इस संबंध में किए जा रहे प्रयासों को भी साझा किया। पीएम ने कनाडा के लोगों और सरकार को G7 शिखर सम्मेलन की सफल मेज पाने के लिए धन्यवाद किया, जिसमें विविध वैश्विक
वैश्विक मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हम वैश्विक शांति, समृद्धि और स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने और मानवता के कल्याण के लिए हमेशा से समर्पित रहा है। ऐसे में दोनों देश मिलकर प्रगति करते रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में हुई G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक हित के लिए उपयोगी और सार्थक पहल को नई दिशा और स्वरूप को कार्यान्वित करने का G7 के पास अवसर है। वहीं प्रधानमंत्री ने मानवता के कल्याण के प्रति आभार की अटूट प्रतिबद्धता जताई। मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। क्रोएशिया के जाग्रेब में पीएम मोदी अपने समकक्ष पल्कोविच के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। साथ ही उनकी मुलाकात क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच से भी होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स नियम में बड़े बदलाव की घोषणा की है। इससे आम जनता को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए घोषणा की है कि 15 अगस्त 2025 से 3000 की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू किया जा रहा है। यह पास सक्रिय होने की तिथि से 1 वर्ष तक या 200 यात्राओं तक जो भी पहले हो वैध रहेगा। यह पास केवल गैर व्यावसायिक निजी वाहनों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है और यह देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा को संभव बनाएगा। उन्होंने कहा कि वार्षिक पास के सक्रियण नवीनीकरण के लिए जल्दी ही राजमार्ग यात्रा ऐप और NHAI MORTH की वेबसाइट पर एक अलग लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि प्रक्रिया सरल और सुगम होगी। उन्होंने यह भी बताया कि यह नीति 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल प्लाजाओं को लेकर लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को अधोरेखित करेगी और एक ही सुलभ लेन देन के माध्यम से टोल भुगतान को सहज बनाएगी। साथ ही साथ यह वेटिंग टाइम घटाकर भीड़ कम करके और टोल प्लाजाओं पर विवाद को समाप्त कर वार्षिक पास नीति लाखों निजी वाहन चालकों के लिए तेज, सुगम और बेहतर यात्रा अनुभव के लिए प्रतिबद्ध होगी। उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है 1 साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फ़ायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपये पड़ेगी। कुछ जगह पर ये 80 रुपये है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो ये केवल 15 रुपये हो जाएगी। और मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपये भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी। उसके बदले में आपको केवल 3,000 रुपये में ये पास मिलेगा, एनुअल पास, और सालाना 7,000 रुपये की बचत होगी। और अभी जो सिस्टम हम लोग ला रहे हैं उसके बाद टोल नाके पे जैसे रुकना पड़ता था, रुकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और निश्चित रूप से ये जनता को ये स्कीम से राहत मिलेगी। ये स्कीम केवल नेशनल हाईवे के लिए है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश को योग मुक्त, नशा मुक्त बनाने के संकल्प के साथ एक ऐतिहासिक पहल की है और इसी का परिणाम है कि अब तक 21 जून को योगाभ्यास करने के लिए प्रदेश भर में 11 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण करवाया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि योग दिवस पर राज्य के सभी 22 जिलों और 121 खंडों में योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 11 लाख से अधिक नागरिक एक साथ भाग लेकर योग के प्रति अपनी आस्था और सहभागिता को दर्शाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम पावन ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ योग गुरु स्वामी रामदेव की उपस्थिति में हजारों साधक योगाभ्यास करेंगे। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है, जो शारीरिक, मानसिक और पर्यावरणीय कल्याण को बढ़ावा देने में योग की भूमिका पर प्रकाश डालती है, जो स्थिरता और एक
एकता के लिए वैश्विक आह्वान के साथ संरेखित है। योग को संस्थागत रूप देने हेतु हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 व्यायामशालाएं बनाने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से अब तक 714 व्यायामशालाओं का निर्माण किया जा चुका है और 877 आयुष योग सहायकों की नियुक्ति की गई है। ओबीसी मोर्चा द्वारा कल पंचकुला में भाजपा प्रदेश कार्यालय पंच कमल में जातिगत जनगणना पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिए गए जातिगत जनगणना के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने ओबीसी समाज के साथ सही मायने में न्याय किया है। ओबीसी समाज को उनका अधिकार दिया है। भाजपा जो कहती है वह पूरा करके दिखाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के 11 साल विकास, विश्वास और बदलाव के रहे हैं। आज देश का हर नागरिक बदलते हुए भारत का साक्षी बन रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के अच्छे कार्यों का विरोध करना भी कांग्रेस की आदत बन गई है। कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को न्याय नहीं दिया। वहीं बाद में प्रेस वार्ता में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के एक बयान के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अपने कार्यकाल को तो याद कर ले, कैसा कार्यकाल था। हमने पुलिस प्रशासन को अपराधियों के खिलाफ खुली छूट दी है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। अपने कार्यकाल को तो ध्यान रखना, कैसा कार्यकाल लोगों ने भुगता है, लोगों ने सहा है। देखिए, हमने अपने पुलिस प्रशासन को हमने खुली छुट्टी दी है और देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये हमारी जिम्मेवारी है। अगर कोई व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ उसको डिस्टर्ब करना चाहेगा, हमने पुलिस को कहा है आप किसी भी हद तक जाकर के कार्रवाई कर सकते हैं। वहीं इस दौरान भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि ओबीसी मोर्चा देश भर में जातिगत जनगणना को लेकर जो अभियान चला रहा है उसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। पीएम मोदी ने 11 सालों में समाज हित में कई निर्णय लिए हैं। वे जो कहते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने कहा कि कांग्रेस सदा ही जातिगत जनगणना के विरोध में रही है। समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण हो, उदय हो, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए जातिगत जनगणना का निर्णय लिया है। तो कांग्रेस और राहुल गांधी ने ये श्रेय लेना चाहते हैं। हम यही सीधा पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी को, आपके परिवार के तीनों सदस्य जब प्रधानमंत्री बने, लगभग 55 से लेकर 60 साल तक आपका सरकार बनी थी। जब अंग्रेजी के जमाने में हर 10 साल को जब जनगणना हो रही थी, उसमें जाति को जोड़कर जनगणना किया गया। तब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने आजादी के बाद पहली बार, क्यों रोका गया था? इसका कारण कौन था? एससी कैटेगरी को छोड़ के बाकी कोई भी जनगणना का आंकड़ा कभी प्रस्तुत नहीं किया गया। कांग्रेस का ही शासन था 2011 में और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने संसद में ये बात कही कि हम जाति के आधार पर देश में जनगणना करवाने का काम करेंगे, और वो जनगणना हुई भी। होने के बाद भी उसको रोक दिया गया। तो बहुत सारे हमारे ऐसे समाज हैं जो सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, जिनका सरकार के पास आंकड़ा नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अंत्योदय की सरकार है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक का उदय हो, इस सोच को लेकर हम चले हैं। प्रदेश सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों व निगमों के मुख्य प्रशासकों और प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों तथा उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी प्रथम और द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारियों द्वारा नागरिकों की ओर से दर्ज कराई गई शिकायतों का निपटारा अधिनियम में निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना अनिवार्य है।
यह भी कहा गया है कि प्रथम व द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी हर सोमवार को लंबित शिकायतों की सूची बनाकर अपने पास रखें और सप्ताह भर में प्राथमिकता के आधार पर उनका निपटारा करवाने के प्रयास करें। इस प्रक्रिया से शिकायत निवारण की गति में तेजी आएगी और नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि ग्रुप सी के सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए अब तक कुल 13,48,697 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह आंकड़ा प्रदेश के युवाओं की इस परीक्षा में गहरी रुचि और सरकारी सेवाओं में भागीदारी की उत्सुकता को दर्शाता है। आवेदन करने में हिसार जिला सबसे आगे रहा, जहां से 1,44,403 आवेदन प्राप्त हुए। इसके बाद भिवानी से 1,05,469 और जींद से 1,05,344 आवेदन आए। सबसे कम आवेदन करने वाले जिलों में पंचकुला से 13,422, फरीदाबाद से 22,424 और नूंह जिले से 22,940 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि आयोग इस पूरी प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ संपन्न करने के लिए प्रतिबद्ध है। परीक्षा की तिथि की घोषणा आयोग द्वारा जल्द ही की जाएगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि वे परीक्षा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें और आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर समय समय पर जारी होने वाले दिशा निर्देशों का पालन करें। रोहतक जिला के खरैटी गांव की अंजलि गिल की भारतीय वायुसेना में लाइंग ऑफिसर नियुक्त हुई है। वायुसेना में कमीशन हासिल करने के उपरांत अंजलि का आज पैतृक गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ग्रामीणों से मिले प्यार और बचपन के दिनों को याद कर भारतीय वायुसेना के यह युवा अधिकारी भावुक हो गई। अंजलि की शुरुआती शिक्षा गाँव में ही हुई थी, लेकिन बाद में गुरुग्राम की एक अकेडमी से 12वीं और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हासिल की। पहले उसका चयन भारतीय थल में हुआ था। 3 माह बाद लेफ्टिनेंट का प्रशिक्षण भी हासिल किया। इसके बाद उसका चयन भारतीय वायुसेना में हुआ। चेन्नई में प्रशिक्षण के बाद फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर कमीशन पद हासिल किया। इस मौके पर अंजलि ने भावुक होकर कहा कि दादा कहते थे कि धरती पर आए हो तो कुछ ऐसा करके दिखाओ कि लोग तुम्हें याद रखें। आज अगर दादा साथ होते तो बहुत खुश होते। अंजलि ने यह भी कहा कि लड़कियों को लेकर अब लोगों की सोच बदलने लगी है। माता पिता भी लड़कियों को अब समान अवसर देते हैं, जिससे कि लड़कियां आज अपनी उड़ान भर रही हैं। जब कैटकी एग्जाम में सिलेक्शन हुआ था, वन फाइट यूनिवर्सिटी एसएससी से पास आउट 14 जून 2025। मैंने तो बहुत करनी पड़ी है। मुझे लगता है कि हम इसके सब सफल हो गए। मेरे स्कूल में नहीं कर्नल सेंट्रल अकेडमी, हमारी चेयरमैन एक कर्नल, उनकी डिसिप्लिन लाइफ को देखते हैं, उनकी लाइफस्टाइल जिससे बात करते हैं, इससे मैं बहुत इंस्पायर हुई। वहाँ से वो इंस्पिरेशन को स्टार्टिंग होती है। तो फैमिली में बहुत डिसिप्लिन रहते हैं, बहुत हमेशा ऐसी ताकि मोटिवेशन देती है कि अगर आप यहाँ पे आए तो समय इतनी लाइफ ऐसा करना सब तुम्हें देखी बोले कि हाँ भी डालते। वहीं अंजलि के पिता आजाद सिंह एक निजी बायोटेक कंपनी में अधिकारी हैं, जबकि माता पूनम गिल फिलहाल गृहिणी है। उन्होंने अपनी बेटी की उपलब्धि पर गर्व जताते हुए कहा कि अंजलि को परिवार की ओर से पूरा सहयोग मिला, जिस कारण वह आगे बढ़ पाई। इंडियन एयरफोर्स में उससे पहले ये सीडीएस कमांड डिफेंस सर्विसेज में लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हुई थी। ऑल इंडिया में 10th रैंक आया था एंड 2.5 महीने उन्होंने वहाँ पे ट्रेनिंग की। फिर रिजल्ट आने के बाद उन्हें एयरफोर्स में स्विच करके अपना कोर्स कंप्लीट करके जस्ट कमीशन हुई एयरफोर्स। तो एक कंपटीशन बहुत ज्यादा है अभी, मेहनत से ज्यादा फोकस इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने घर में माहौल थोड़ा सा ऐसे बना रखा था कि मैंने 3 रूम में स्टडी टेबल अलग अलग बना रखे थे, ताकि एक टेबल पे बोर हो जाए तो एक रूम में जाके स्टडी करे। मेरा तो मैं बोलूँगा 1% ही सहयोग है। मैं तो जस्ट काम करके और फाइनेंशियल सपोर्ट मैंने किया। भाई हम अपने घर के माहौल को देखते थे, मायके में ससुराल में भी, तो मैं इसके पीछे ही करती रहती थी। कई बार डाउन हो जाती है, आने बेटा डाउन करना हम लोग करना है। मैंने इसको 6th स्टैंडर्ड तक तो मैंने साथ में से करवाई है। जैसे मान ली इंग्लिश के हैं तो हिंदी होते थे, साथ में मैं बैठ के इंग्लिश बनाई, इंग्लिश के कुछ आंसर साथ में हिंदी याद करवाती हूँ। फिर इसका वही है बेस मजबूत हो गया तो फिर आगे से आगे अपने आप पढ़ते रहेंगे। उन लड़कियों को ये मैसेज देना चाहूँगी, बेटा अपनी पढ़ाई से ध्यान मत हटाना। एक पढ़ाई ऐसी चीज है, एक तो सबसे ईजी काम है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और आबकारी नीलामी की प्रगति की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने अपराधियों के खिलाफ हाई ऑक्टेन अभियान चलाने और हरियाणा में पुलिस की प्रभावी व उत्तरदायी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने आबकारी एवं कराधान विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आबकारी नीलामी की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने और राज्य को मिलने वाले राजस्व को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब तक विभाग 934 आबकारी जोन की नीलामी के साथ अधिकांश आबकारी जोन की नीलामी करने में सक्षम रहा है और पिछले वर्ष के 5,037 करोड़ रुपए की तुलना में इस बार 11,054 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया है। नीलामी के दौरान अब तक अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त हुई है। वहीं मुख्यमंत्री ने पुलिस बल को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि धरातल पर पुलिस की उपस्थिति ऐसी होनी चाहिए जिससे जनता सुरक्षित महसूस करे और गलत काम करने वालों व असामाजिक तत्वों के बीच कानून का डर पैदा हो, जिससे नागरिकों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। जमीन के घटते पानी स्तर को ऊपर लाने के लिए हरियाणा सरकार और कृषि विभाग लगातार प्रयासरत है। इसके लिए किसानों को धान की सीधी बिजाई को लेकर जागरूक किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा किसानों को धान की सीधी रोपाई पर सब्सिडी भी मुहैया करवा रही है। कृषि विज्ञान केंद्र तेपला की प्रधान डॉक्टर उपासना ने बताया कि अंबाला का एरिया गेहूं व धान पर ज्यादा निर्भर है, इसलिए हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि वे धान की सीधी रोपाई करें। धान की सीधी रोपाई से 25 से 30% पानी और बिजली की खपत कम होती है। साथ ही धान की नर्सरी तैयार करने और मजदूरी की लागत भी बच जाती है। बताया गया है कि यह सीधी बिजाई मशीन से होती है, इससे पैदावार भी अच्छी होती है। उन्होंने आगे बताया कि कृषि विभाग के पास DSR मशीन भी उपलब्ध है। इसके लिए किसान हमसे संपर्क कर सकते हैं। विज्ञान केंद्र में भी हमने DSR टेक्नोलॉजी के तहत अपना खेत तैयार किया हुआ है। किसान अगर देखना चाहता है तो हमारे वैज्ञानिक KVK फार्म पे भी उनको दिखा सकते हैं। वो किसान भाई भी देख सकते हैं आके कि किस प्रकार से ये DSR के थ्रू हमारा जो पैडी है किस तरह से खेत में खड़ा है और किस तरह से वो तैयार होगा और आखिर में किस तरह की पैदावार वो लेगा। मेरा किसान भाइयों से यही अनुरोध है, जैसा आप जानते हैं दिन पे दिन जल स्तर गिरता जा रहा है, लेबर के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, तो मेरा यही गुजारिश है, अनुरोध है कि किसान भाई जो ये नई टेक्नोलॉजीज की तरफ रुख हो रहा है, जो हमारे ICR या टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो नई रिवाइज टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, उनको अपना के अपने खेत के अंदर अपने अच्छी पैदावार लें, अपने खेत को भी बचाएं पैदावार। वहीं अंबाला जिले के किसानों ने धान की सीधी रोपाई विधि को जमीनी पानी को बचाने के लिए एक बहुत अच्छी विधि बताई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार इसके लिए किसानों को 4,500 रुपए प्रति एकड़ अनुदान दिया जा रहा है। धान की फसल बोते हैं, उसमें थोड़ा बहुत घास हो जाता तो दवाइयाँ घेरते हैं, उससे दूर हो जाता है। ये है जी, और जिम्मेदारों को भी कहेंगे भी सीधी बिजाई करेंगी। बाकी मोदी सरकार को भी उसमें कुछ फायदा हो। मोदी सरकार बहुत अच्छी है, तो बढ़िया है। उसमें धान भी होता है, कल कई बार उसमें घास फूस हो जाता है, कई बार गोड्डी करवा लेते हैं। अब दवाइयाँ भी निकल रही है, दवाइयों से भी मर जाता है वो घास, तो उसमें पानी का भी बहुत बचता है जिम्मेदार को। जिम्मेदार का जो टूबल है उसमें भी फायदा है, वो कम गसाई होता है, उसमें जितना कम पानी चलेगा टूबल चलेगा उतना ही फायदा जिम्मेदार को, अच्छा फायदा होगा। बिजली एक राष्ट्र एक चुनाव विषय विचार मंथन के लिए संयुक्त संसदीय समिति द्वारा अध्ययन दौरे के दौरान कल न्यू चंडीगढ़ में हरियाणा के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, जनप्रतिनिधियों, चिकित्सा और खेल जगत से जुड़ी हस्तियों ने भाग लिया। सभी प्रतिभागियों ने एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा पर गंभीर चिंतन करते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रतिभागियों ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से समय, संसाधन और धन की बचत होगी तथा चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्थिरता आएगी। इस पहल का उद्देश्य लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की प्रक्रिया को अपनाकर संसदीय प्रणाली को अधिक प्रभावशाली,
पारदर्शी और व्यवहारिक बनाना होता है। प्रतिभागियों ने एक मत से कहा है कि यह एक सकारात्मक कदम है। इससे न केवल बार बार होने वाले चुनावों पर होने वाले भारी खर्च में कमी आएगी, बल्कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था पर भी अनावश्यक दबाव कम होगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी। इससे देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता को भी बल मिलेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने प्रतिभागियों के विचारों को गंभीरता से सुना और कहा कि समिति सभी सुझावों का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करेगी। समिति का उद्देश्य व्यापक संवाद के माध्यम से एक समावेशी और व्यवहार्य समाधान तैयार करना है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए देश की प्रशासनिक और चुनावी प्रणाली को अधिक सक्षम बना सके। फतेहाबाद के भोडिया खेड़ा स्थित राजकीय ITI में 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में विभिन्न क्षेत्रों की 10 प्रतिष्ठित कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने अप्रेंटिस, वेल्डर, फिटर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, ट्रेनी, वेलनेस एडवाइजर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सुपरवाइजर, पैकेजिंग हेल्पर और बीमा सलाहकार जैसे पदों के लिए साक्षात्कार लिए गए। रोजगार अधिकारी कुलदीप कुमार ने बताया कि संस्थान द्वारा हर साल 250 से 300 युवाओं को निजी कंपनियों में फुल टाइम या अप्रेंटिस के रूप में रोजगार मिलता है। इसके अलावा 700 से अधिक युवा प्रति वर्ष सरकारी संस्थानों में 1 साल की अप्रेंटिसशिप के लिए भेजे जाते हैं। यह रोजगार मेले युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करते हैं। बच्चों में मंथली इसमें कुछ बच्चे हमारे अप्रेंटिस पे जाएंगे, कुछ बच्चे जो है फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। पिछले 4-5 साल से लगभग 250 से 300 जो कैंडिडेट है वो तो हम अलग अलग कंपनियों में जो है भेजते हैं अप्रेंटिस और फुल टाइम जॉब के लिए, और लगभग 500 से 700 के बीच में जो कैंडिडेट है हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अप्रेंटिस गवर्नमेंट जो विभाग है उनमें 1 साल की ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर भी बच्चे अप्लाई करते हैं। हमारे जो ऊपर डिपार्टमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक किसी महीने हम 2 रोजगार के लिए कैंपस ड्राइव आयोजित करते हैं, किसी मंथ में हम 1 भी करते हैं, और हर 3 महीने में हमारे यहाँ प्रधानमंत्री रोजगार मेले के नाम से भी एक कैंपस आयोजित किया जाता है। वहीं रोजगार मेले में आए छात्रों ने कहा कि यह मेला हमारे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। अब हमें नौकरी की तलाश में भटकना नहीं पड़ता। युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर ही शानदार अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। युवाओं ने इसे अपने कैरियर की नई शुरुआत बताते हुए हरियाणा सरकार के प्रति आभार जताया। मुझे 10-15 दिन पहले पता चला रोजगार मेला लगने वाला है, और इसलिए मैं कंपनी में लगने के लिए आया हूँ। कार्य योजना करा रही है, रोजगार हटाने के लिए बेरोजगार बच्चों को काम मिलने के लिए बहुत अच्छा करवा रही है। जो ITI पास आउट है, जैसे जो ट्रेनिंग चल रही है उनके लिए बहुत अच्छा है। वो सभी मेरे भाई दूर दूर से यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आए हुए। यहाँ पे 2 दिन से जो मेला चल रहा है, तो जो मेले के दौरान हजारों बच्चे दूर दूर से ITI के बच्चे आए हैं, उन्होंने जो मेले के अंदर पार्टिसिपेट किया है, और मैं आशा करता हूँ मैंने भी जो मेले के अंदर पार्टिसिपेट किया है, और मैं आशा करता हूँ कि जरूर मेरा भी चयन हो जाएगा। मैंने मारुति सुजुकी कंपनी के अंदर मतलब नौकरी लेने के लिए अप्लाई किया। यहाँ पे हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं DMC और ITI DMC ये बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे लिए। यहीं पे हम पढ़े आए, यहीं पे हमें नौकरी मिल जाएगी, अच्छे काम है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में राज्य में लिंगानुपात सुधारने के लिए गठित राज्य टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को राज्य के सभी MTP और अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए, ताकि कोई भी अवैध लिंग परीक्षण और गर्भपात न हो सके। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग को उन 393 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए, जिनके क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं ने अवैध गर्भपात करवाया है। बैठक में उन्होंने अवैध लिंग जांच एवं गर्भपात के मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों का 100% पंजीकरण होना चाहिए। उन्होंने मेवात, गुरुग्राम, पलवल और फरीदाबाद जिला में जन्म लेते ही उन बच्चों का तुरंत पंजीकरण करने पर बल दिया और इस कार्य में NGO की मदद लेने की भी सलाह दी। उन्होंने प्रदेश में लड़कियों के बढ़ते लिंगानुपात पर संतोष जाहिर करते हुए अवैध लिंग जांच एवं गर्भपात की शिकायतों के मामले में अंतर जिला टीमों का गठन करके निरीक्षण करने की बात भी कही। मुद्रण
एवं स्टेशनरी विभाग की राज्य मंत्री राजेश नागर ने हरियाणा सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में विभाग के अधिकारियों के साथ कल एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभाग के अधिकारियों को मुद्रण एवं स्टेशनरी के क्षेत्र में नई तकनीक को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में विभाग की खाली पड़ी जमीन को उपयोग में लाने का आह्वान किया। उन्होंने विभाग को नए आइडियाज अपनाकर मुद्रण को नया रूप और रंग देने के लिए कहा। मुद्रण और स्टेशनरी विभाग इस समय पंचकूला के सेक्टर 6 से हरियाणा के विभिन्न सरकारी विभागों के लिए 30 भिन्न तरह की स्टेशनरी सामग्री का उत्पादन कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश सरकार द्वारा 40 करोड़ से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। विभाग द्वारा हरियाणा राजभवन, हरियाणा विधानसभा, राज्य निर्वाचन आयोग से जुड़े मुद्रण कार्यों के साथ साथ सरकारी राजपत्र छापने का कार्य भी किया जाता है। हमारे की जिस तरह से पहले हमारा डिपार्टमेंट सरकारी स्कूलों में जो किताबें होती थी उनको भी हमारे यहाँ प्रिंट किया जाता था, तो उसको हम दोबारा से कैसे शुरू करें, उसके लिए एक प्रपोजल बनाने के लिए एक फिजिबिलिटी देखते हुए उसको शुरू किया जाए। और कई जगह जो हमारी रोहतक में, हिसार में, करनाल में जो हमारे डिपार्टमेंट की जगह पड़ी है उसको किस तरह से पीपी मोड पर उसको यूज़ किया जाए और प्राइवेट जो लोग हैं उनको देकर उनका इस्तेमाल किया जाए। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।